दोस्तों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान रखना है आपको। और पूरा वीडियो का आधा घंटा आप देख लीजिए, आपको पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा। आपका मैथ आपको दिक्कत नहीं करेगा, पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और इससे पहले बता दूँ आपको, हिंदी का और इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, सभी का सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिए हैं। आपके एसएसटी का और जो है संस्कृत, जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके भी अपलोड होने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने से पहले उसका पासवर्ड देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसी वीडियो में आपको उसका पासवर्ड बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 17 का वर्ग क्या होगा। स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा कर देना। तो 17 इंटू 17 289 या 289 बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, बहुपद जो है इसमें x की वैल्यू अगर रखते हैं तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, देखिए x की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको 2 रख के दिखाई गई है। ठीक है, 4 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रख दिया तो ये कितनी आ गई 10। तो ये इसका 10 आंसर जो है सही हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया आपसे, द्विघात बहुपद जो है यानी कि पॉलिनोमियल जो है, इसमें आपको शून्यांकों का योग बताना है। तो पहले शून्यांकों को आपको निकालना होगा। शून्यांकों को निकालने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इस वाली वैल्यू के फैक्टर करने पड़ेंगे। इसमें क्या है, ये 2 वाला जो 2x है इसको ऐसा टुकड़ा करना है कि इन दोनों के टुकड़े को गुणा करे तो 8 आए और जोड़े घटाए तो वापस से -2 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका समीकरण और इसके टुकड़े कर दिए हमने अंदर। देखिए -4 + 2x, अगर -4 + 2x को वापस -4x + 2x को वापस आप सॉल्व करेंगे तो वापस से -2x ही आएगा। और 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। तो ये हमने इस तरह से फैक्टर कर दिए, फिर कॉमन ले लिया और कॉमन लेके x की वैल्यू जो है 4 आई और x की वैल्यू -2 आई। अब शून्यांकों का योग करना है आपको। तो आपका एक बार तो 4 आया है, एक बार -2 आया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। तो इसका आंसर जो है सॉरी +2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पूछा गया आपसे, साइन π/6 का मान आपको बताना है। तो साइन π/6 यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। अपॉन में 6 से काटेंगे तो 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये किसी को याद रहता है नहीं रहता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। तो मैं इसका एक टेबल बनाने का तरीका बता दूंगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। 8th क्लास के बच्चों को बताया था, उन्होंने भी मतलब अभी तक भूले नहीं है, यानी कि आप लाइफ में नहीं भूलेंगे। इसमें कोई एक ऐसी ट्रिक है जिसको आपको याद भी नहीं रखना है, वो ट्रिक ऑटोमेटिक काम करती है। तो मैं उसका टेबल बनाने का तरीका आपको वीडियो के बाद में 2-3 दिन बाद में बना दूंगा, तो आप उसको देख करके सीख सकते हैं। अब इसके बाद में आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर जो है आंसर बता दिया मैंने, 1/2 होगा। तो 1/2 बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि एक खंबे की जो परछाई है उसके लंबाई के बराबर है, यानी कि जो ये परछाई है ये इसके लंबाई के बराबर है। यानी कि अगर ये लंबाई h है तो परछाई भी h है। बस ये डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर ये थीटा मान लेंगे हम इस एंगल को, और tan थीटा हमारा क्या होता है, AB/BC। अच्छा, ये किसी को पता ही नहीं होगा कि tan थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसको बोलते हैं हम लाल बट्टे कक्का। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी आपकी स्कूलेज की दिक्कत हो। KA लाल बट्टे कक्का ये है। तो ये पहली वाली जो वैल्यू है ये साइन को शो करती है, दूसरी वाली वैल्यू है जो कोस को, और तीसरी वाली जो है ये टेन को बताती है। तो पहला जिस अगर हम देखें टेन की वैल्यू निकालनी है तो टेन क्या है इसमें, तीसरी वाली वैल्यू साइन कॉस टेन, ऐसे चलना है आपको। तो एल मतलब लंब, लंब क्या है इसमें, देखिए ये है। और आधार नीचे क्या है, ए मतलब आधार। तो यहाँ पे के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार और एल मतलब लंब होता है। तो ये आप इसको जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे H/H आ जाएगा, H से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का मान 45 होता है, तो टेन थीटा 1 होता है। ये मैंने आपको बताया, मैं टेबल बना के बता दूंगा कैसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो वो लाल बट्टे कक्का आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन कोस टेन की वैल्यू उसी से निकल जाती है आसानी से। उसको भी समझा दूंगा जो वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो इसकी वैल्यू आ गई 45। तो आंसर ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करें तो इसमें आपको समझना क्या है, इसमें पूछा गया है बिंदु 5 5, -2 एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी इस बिंदु की।
तो ये देखना है। तो देखिए ये होता है आपका x और ये होता है आपका y, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे इसने बोला है 5, तो पहले x की वैल्यू पहले x आता है फिर y आता है, क्योंकि 5 जो है वो x को, ये जो 5 है ये x है और -2 है वो y है, x पहले आएगा और y बाद में। तो 5 देखेंगे तो 5 पॉइंट गिन करके हमने ये इसको ट्रिक कर दिया। इसी तरह यहाँ पर आपका जो है -2 नीचे की तरफ आता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, ये इधर नेगेटिव होता है, और x जो है इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना होता है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा और इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, हमें एक चीज़ मिली कि ये जो x से जो दूरी है इसकी वो -2 ही है। तो इसका आंसर एक्चुअली में -2 ही आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर मिसप्रिंट है तो इससे मिलता जुलता जो आंसर है बी, इसको करेक्ट करना है आपको। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। वैसे तो एक्चुअल आंसर -2 ही होगा। इसके आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आकृति में जो है आपको समानांतर है, डी ई बी सी के पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, बी डी जो है आपका 6 है, ए ई 5 है, तो ई सी बताना है। तो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको देखो आपको आपने ये पढ़ा होगा क्या नाम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। तो बीपीटी अगर नहीं पढ़ा होगा, क्लासेस नहीं चली थी, तो आपके बीपीटी में क्या होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके अपॉन में नीचे वाला हिस्सा बराबर होता है अगले ऊपर वाले हिस्से के अपॉन में नीचे वाले हिस्से के। तो इसको देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि जो आपका ए डी है, ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा, ये रहा बी डी। इसी तरह से ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, देखिए 4 दे रखी है, 6 दे रखी है और 5 दे रखी है। इन सभी को रख देंगे तो ई सी की वैल्यू निकल जाएगी और इसी की वैल्यू जो हो जाएगी 7.5। तो इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 7.5 जो है इसका राइट आंसर होगा, 7.5। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको समझते हैं। 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या बतानी है। संरेखीय बिंदु मतलब एक जो है आपका एक ही लाइन पे 3 बिंदु है, एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई और एक बिंदु ये हो गई, 3 लाइन, एक ही लाइन पे 3 बिंदु हैं। अब इससे गुजरने वाली वृत्त जो है बतानी है। तो तीनों से तो कोई भी वृत्त गुजरेगी नहीं। अगर मैं गुजारना चाहूँ तो इसको पकड़ सकता हूँ, ये वृत्त गुजर सकता है, इस बिंदु को छोड़ दिया। या फिर अगर हम चाहें तो हम क्या करें, इन दोनों पॉइंट को पकड़ के एक वृत्त बना सकते हैं, तो भी एक पॉइंट बच गया। और फिर अगर हम चाहें तो हम दोनों को पकड़ के बना सकते हैं, तो भी फिर एक पॉइंट बच गया। यानी तीनों पॉइंट कभी भी नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी बना ले, कैसे भी व्रत ऐसे भी बनाए व्रत, तो एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी पॉइंट से हमारा जो व्रत नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0। इसके बाद में गोले का व्यास दे रखा है, व्यास यानी कि आपका डायामीटर दे रखा है, और आपको वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले हमें इसका व्यास दे रखा है तो आर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायामीटर यानी कि व्यास है और आर जो है रेडियस है, ये निकाल दिया। इसका आधा होता है, 6 का आधा 3 रेडियस हो जाएगा। तो वॉल्यूम मैंने बता दिया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब केवल आपको करना है क्या है, पाई की आर की जगह 3 रखना है, 3 का क्यूब, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ये आंसर है आपका। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंटन 1, 3, 2, 5, 9 का जो है आपको माध्यक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको अरेंज करिए। दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, मैं पहला बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरा बता दूंगा। पहले इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और जो बीच की संख्या होगी वो इसका आंसर होगा। तो दोनों तरफ से, इधर से भी 2 छोड़ दिया, इधर से भी 2 छोड़ दिया, तो बीच की संख्या 3 है, तो 3 आंसर हो गया। ये तो हो गया सिंपलेस्ट वे। और एक होता है 1 + nth टर्म अपॉन 2, यानी कि अगर मैं लिखूं तो 1 + n अपॉन 2 th, ठीक है, ये वाला। यानी कि अब क्या हो गया, 1 + n कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो 5, 1 + 5/2, तो ये 1 + 5 कितना हो गया, 6, 6/2, 2 से काट दिया तो 3, तो 3 इसका आंसर आना था, तो 3 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपको जो सही सूट करे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग निकालना है। तो ध्यान से देखना, निखिलम सूत्र बताने वाला हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है वैदिक मैथमेटिक्स के जो सॉल्यूशंस बना रखे हैं, वीडियो में समझा रखा है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर मेथड को, तो वहाँ से आप देख करके सीख सकते हैं। तो सूत्र निकलम क्या होता है, सूत्र निकलम होता है जब स्क्वायर निकालते हैं तो पहले नंबर आता है, संख्या जो दे रखी है हमें वो संख्या आएगी,
और फिर प्लस में विचलन होगा यानी कि डेविएशन होगा, और फिर डेविएशन का स्क्वायर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एन नंबर मतलब एन ओ मतलब नंबर होता है और डी मतलब डिफरेंस या विचलन होता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो। बेस जो है आधार, वो हमें संख्या के हिसाब से, तो संख्या आपकी 105 है तो ये 100 के आसपास है, इसीलिए बेस हमने लिया 100। और हमें डिफरेंस निकालना है तो हमें संख्या में से जो है बेस लिया है उसको माइनस करते हैं। संख्या हमारे पास 105 है, इसमें से 100 माइनस किया तो 5 हमारे पास विचलन आ गया, यानी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने अभी भी मैंने बताया, इसको दिखा देता हूँ दोबारा। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, इसमें नंबर है जो कितना है 105, और डेविएशन डी जो है ये कितना है 5 अभी निकाला हमने, और डी स्क्वायर फिर से डी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से रख के अब 105 प्लस 5 कितना हो गया 110, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया संख्या 11025। अच्छा, यहाँ पे दोनों संख्या 2 क्यों ले रखी है, यहाँ से एक इधर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि हमारे जो बेस में 2 जीरो हैं तो हर जगह ओब्लिक में दो ही संख्या होती है। यहाँ पे भी 25 होगा, यहाँ पे भी 505 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा, हर जगह पे दो संख्याएं होनी चाहिए। ये नियम होता है। अगर वीडियो देखेंगे वैदिक मैथ्स की तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 12 का घन फल सूत्र निखिलम से आपको निकालना है। तो इसमें सूत्र निखिलम मैंने जो है पहले आपको स्क्वायर का बताया, अब क्यूब का बताता हूँ। तो क्यूब में क्या होता है, सब बेस होता है, फिर नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन होता है, फिर सब बेस होता है, फिर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर होता है, फिर डेविएशन का क्यूब होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्यूब के लिए। यहाँ पे मैंने बता दिया, सब बेस मतलब उपाधार, बेस मतलब आपका आधार, और डिफरेंस जो होता है डी विचलन। तो सबसे पहले बेस देखिए, 12 है आपका, संख्या कितनी है 12 है क्वेश्चन में। तो 12 किसके आसपास है 10 के आसपास, तो बेस हो गया 10। और डेविएशन अभी निकालना बताया मैंने आपको, जो कि आप बोल सकते हैं डिफरेंस या विचलन हिंदी में लिखोगे तो विचलन कितना हो गया 12 माइनस 10 बराबर 2। तो डी आ गया हमारे पास। अब सभी को इस फॉर्मूले में रख देंगे, ऊपर वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। सब बेस नहीं है तो सब बेस को छोड़ दो, क्योंकि सब बेस जो है आपका संख्याएं जब आपके 20 के आसपास हो, 30 के आसपास हो, 40 के आसपास हो तब सब बेस लेते हैं। तो सब बेस की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 10 के आसपास ही संख्या है। तो यहाँ पर आपका जो है सभी संख्याओं को मैंने जो है यहाँ पे रख दिया और इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 12 आया। अब आपको मैंने बताया कि बेस में जितने जीरो होते हैं उतने ही आपके ये डब्बों में एक एक संख्या होनी चाहिए। तो इधर तो 8 है, सही है, एक ही संख्या है, लेकिन इधर 12 है, दो संख्याएँ हैं, 1 और 2। तो इसमें से एक को इधर फॉरवर्ड कर देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो एक को उधर भेजेंगे तो 17 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, और तो यहाँ पे हो जाएगा 17, इधर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 8। तो ये 1728 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में और बहुत बढ़िया से समझना है तो आपको वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी इसकी वो वीडियो दूसरी, जिसमें आपको बताया है हमने कि ये विधि कैसे काम करती है। बहुत अच्छे से समझाया गया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको वहाँ से बहुत क्लियर साफ साफ डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। समांतर श्रेणी जो दे रखी है आपको 6, 9, 12, 15, इसका 7वां पद जो है आपको ज्ञात करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है ये 6 है, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है हिंदी में, प्रथम पद जो है वो 6 है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर जो निकालेंगे तो दूसरे पद माइनस पहले पद को करते हैं, तो 9 माइनस 6 3 आ गया सारवंतर। और nth टर्म जो है, कोई भी टर्म पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है TN इक्वल्स टू A प्लस N1 माइनस D। ठीक है, मेरे पास ए भी मैंने निकाल लिया, डी भी मैंने निकाल लिया। ठीक है, और टीएन जो 7वां पूछा है ये निकालना है, 7वां पद क्या होगा। तो सभी की वैल्यू मैंने रख दी और इसको सॉल्व कर दिया। ये तो आसान है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी फॉर्मूले में आपको रखना है और आंसर निकाल देना है। तो आपको 7वां पद निकालना है, तो एन आपका 7वां है, 7 माइनस 1 इंटू डी अभी आपने निकाला था 3, और ए अभी आपने निकाला था 6। तो इन सब को रख के हम इसको वैल्यू निकाल देंगे तो आपका 24 आंसर आ जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पाँचवें क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम को मैच जीतने की प्रायिकता जो है 4/5 है, तो श्याम की कितनी होगी। तो देखिए, किसी भी चीज़ की प्रायिकता हमेशा एक ही होती है। ठीक है, अगर किसी की मान लो कि मेरे पास और आपके पास मिलाकर के जो प्रायिकता है टोटल 1 है, तो आपकी प्रायिकता अगर 1 है, मतलब कुछ दे रखी है 2/3 या 4/5, तो एक में से माइनस कर दूंगा, जो बचा हुआ दूसरे की प्रायिकता होगी। सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए, मान लिया लेट एज्यूम आर एंड एस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो राम के जीतने की प्रायिकता यानी कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ राम, तो ये दे रखी है हमको 4/5। इसलिए श्याम की जीतने की प्रायिकता यानी कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम इज़
क्या हो जाएगा 1 माइनस राम, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ही होती है, पूरी किसी की प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर एक से ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो 1 माइनस आपका 4/5 कर देंगे तो 1/5 जो है दूसरे की श्याम की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने से अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले समझना है क्वेश्चन क्या होता है। एक पासे को फेंका हमने तो उस पर देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। आपको ही पता है डाइस जो आपने लूडो खेला होगा उस पर 6 संख्या होती है। हाँ, टोटल कितने हो गए 6 संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं यानी कि जो है आपका प्राइम नंबर्स कितनी हो गई 1, 3 एंड 5, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अपनी ही डिजिट से डिवाइड होती हैं ये। तो ये 3 संख्याएं हो गई, तो पहले 6 संख्याएं हुई थी, अब 3 संख्याएं हो गई। अब हमें पता है अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होती है कि जितनी संख्याएं आने की हो सकती है और कुल संख्याएं अपॉन में कर देंगे। तो आने की संख्या कितनी है 3, अभी बताया मैंने, निकाला यहाँ पे 3 है, और कुल संख्याएं कितनी है 6 हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 7वां है, रोक दृष्टि दूर का समीकरण आपको बताना है, यानी कि SSD, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस या साइट स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस साइट, तीनों चीज़ें एक ही है, बोलने का तरीका अलग है, कभी वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं तीनों। तो SSD होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब लैग डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला के यहाँ से आ रहे हैं और आपको रुकना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से आपने ब्रेक जो है मारने का सोचा लेकिन लगाया नहीं, तो यही लैग डिस्टेंस होता है। यहाँ पे आपने सोचा और यहाँ पे जाके आपने लगाया तो ये लैग डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पे जब आपने लगाया तो गाड़ी जाके थोड़ी सी आगे रुकी, है ना, तो वो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गई। कुछ समझ में आया? यहाँ से आपने सोचा कि ब्रेक यहाँ पे लगाना है, जैसे ही आपने सोचा और यहाँ तक पहुँचे जहाँ पे आपको ब्रेक लगाना था, जहाँ पे आपको रुकना था, वहाँ पे आपने जो है इस डिस्टेंस को कवर कर लिया, तो ये लैग डिस्टेंस हो गई। और जब आपने ब्रेक मार दिया तो गाड़ी थोड़ी बहुत सड़क के गई है आगे, हल्की फुल्की जैसे भी गई है, वो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया। तो इसको SSD बोलते हैं, और इसमें होता है इसका फॉर्मूला VT + V² / 2GF। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। और इसमें क्या होता है, V मैं बता देता हूँ। V होती है आपकी रफ्तार, ठीक है, T टाइम होता है जब आप सोचते हैं कि अब ब्रेक मारना है, वहाँ जाके रुकना है, उतने देर में आपका जो है ब्रेक नहीं लगता, लेकिन आप थोड़ा आगे चले जाते हैं, और जब ब्रेक मारते हैं तो और आगे चले जाते हैं। तो ये T आपका, ये भी सेकंड में, और G आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, और F जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो ये आपका SSD हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाहनों के लिए आवश्यक PUC का नाम आपको बताना है, तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो है इसका नाम है, आपको पता है। इसके बाद में बिंदु जो है 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए। आंसर मैंने लिख दिया, लेकिन कैसे आया होगा ये 3/√2। तो देखिए आपको जो है एक दूरी दे रखी है ये, ठीक है, और ये एक दूरी दे रखी है ये, तो इसमें से आपको बीच की दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है AB का, यह बहुत जगह काम आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके। तो पहले हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर x2 जो है ये है, ठीक है, और x1 ये है, इसी तरह y2 ये है और y1 ये है। बस इसको फॉर्मूले में रख देंगे, और यहाँ पे अपना जो है लास्ट में देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद में 3/√2 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आपको देखिए 9 है, तो ये 3 × 3 हो गया, 9 × 2 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे अंडर रूट ले लिया। जब अंडर रूट में से कोई संख्या 2 है तो एक निकाल सकते हैं, तो बाहर चली जाती है, तो ये 3 तो बाहर आ गया और √2 बच गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर ये हो गया। अब समझ में आ गया आपको। आगे 10वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाली बिंदु पथ क्या होगी। तो देखिए एक बिंदु ये है, और इससे समान दूरी यहाँ पर मैं चलता हूँ, फिर इतनी ही दूरी यहाँ चलता हूँ, इतनी ही दूरी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इतनी दूरी चलूँ, तो ये जो है ये पॉइंट सारे मिलकर के एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बिंदु पथ कैसा होगा, सर्कल होगा, एक वृत्त होगा। इसके आगे क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि एक पासे में 6 मतलब संख्याएं आ सकती हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके 6 तक, तो टोटल नंबर 6 हो गए। अच्छा, और जो है 4 से कम संख्याएं कितनी आ सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं आ सकती हैं, 3 ही आ सकती हैं, ठीक है। 4 से छोटी संख्याएं 3 आ सकती हैं। तो
आपको मतलब टोटल संख्या कितनी 3 आ सकती हैं, और सॉरी 4 से कम संख्याएं 3 आ सकती हैं और टोटल संख्या 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है कि क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम 6 हैं। ठीक है, तो इसको देख करके हम जो है संख्या आने की संभावना, यहाँ पे संख्या आने की संभावना अपन कुल संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया हमने, संख्या आने की संभावना 3 थी और कुल संभावना 6, काटा तो 1/2 इसका आंसर आ गया। इसके आगे चलते हैं, जो है आपका सेक्शन बी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं द्वंद्व योग विधि। देखिए द्वंद्व योग विधि में क्या होता है, आपका जो संख्या दे रखी है इसके जोड़े बनाते हैं। ये पहला जोड़ा, उसके बाद में दूसरा जोड़ा। तो सबसे जो लास्ट वाला जोड़ा होता है उसको रखते हैं इस बॉक्स के अंदर। अगर वो जोड़ा नहीं है, सिंगल भी है, तो भी इस बॉक्स के अंदर रखेंगे। और बाकी के पीछे वाले जोड़े जो इस साइड होते हैं उन सबको रखते हैं इस तरफ, जो ये वाला मैंने 25 लिखा है इस वाली लाइन में। ठीक है, ऐसे रखना है आपको। अब देखिए, अब करना क्या है, ये 72 आया, इस 72 को सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। इस 72 को डिवाइड करना है, स्टेप लिखा हुआ है मैंने, ये लिखना भी होता है स्टेप आपको। तो 72 को डिवाइड करना है ऐसी द्वंद्व से, द्वंद्व यानी कि आपका जो जिसका स्क्वायर से ऐसे डिवाइड करना है कि ये 72 आराम से कट जाए या उसके आसपास हो। तो देखिए 9 × 9 करूँगा तो 81 हो जाएगा, ज़्यादा चला जा रहा है। 8 × 8 64, ये इससे कम है। ठीक है, इसके पास में क्या है 64, तो 8 स्क्वायर को मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 72 - 64 8 आ जाएगा। तो जो पहले तो आपको जो 8 लिखना है जिससे आपने डिवाइड किया है वो 8 आपने यहाँ लिख देना है। यहाँ लिखने के बाद में इसी का डबल जो है यहाँ लिख देना है 16। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, आपका जो 8 आया हुआ है, ये वाला 8 जो बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अगली संख्या में। अब जो हमारी संख्या बन जाएगी वो हो जाएगी 82। अब पहली बार जब डिवाइड किया है, दूसरी बार पहली बार जब माइनस किया है तो दूसरी बार करेंगे डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड, ऐसे चलता है। पहले आपका माइनस, फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड, माइनस, डिवाइड। तो 82 हो गया। और 82 को आपको देखिए किस संख्या से भाग देना होता है, इस वाली संख्या से, ये भाग देने के लिए। ठीक है, तो ये वाली संख्या भाग देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 82 को 16 से भाग दिया तो हमारे पास जो शेष फल आया वो 2 आया और जो भागफल आया वो 5 आया, कोसेंट 5 और रिमाइंडर 2 आया। तो अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पर, जैसे इससे पहले वाले में जो बचता है रिमाइंडर जो बचेगा वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और जो कोसेंट है वो उसके नीचे लिख देंगे जिसके आंसर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट फिर से आपकी नई बन गई 25, है ना, 25 बन गई। अब इससे पहले हम आगे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, पहले सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर आपका जो है अब आपकी जो है स्टेप 3 डिवाइड करना, माइनस करना है। ठीक है, अब माइनस करने के लिए आपको किससे करना है, तो आपको ये जो आपकी 25 संख्या है ये इसमें देखना है हमको डिवाइड करके कि ये जो 25 है ये कैसे कट सकता है या फिर इससे नहीं कट सकता है। तो अभी क्या करेंगे, हम जो आपकी संख्या है इसको ले लेंगे। आपके पास स्टेप नंबर 3 जो है 16 आ गया। ठीक है ना, 16 आ गया यहाँ पे, सॉरी 16 नहीं, यहाँ पे 25 आएगा, 25 आएगा, 25 आ गया। और 25 में ऐसी कौन सी संख्या से हम इसको डिवाइड करें, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, मिस्टेक है ये। यहाँ पे 25, सॉरी ये नई संख्या 25 है, 25 में से कौन सी संख्या का स्क्वायर करें, तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या आ गया 0। जब 0 आ जाए तो हम आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं, हमारा सॉल्यूशन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया 85। ठीक है, इस तरह से इसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यांकों का योग क्रमशः -3 और 2 हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लिया कि हमने जो है अल्फ़ा और बीटा जो हैं उसके शून्यांक है, तो शून्यांकों का योग दे रखा है -3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। और -b/a आपको 3 दे रखा है, अगर -3 दे रखा है इसका अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं, तो भी ये -3 ही रहेगा। समझ में आ रहा है, तो इसके बटे में 1 लिख दिया, यानी कि a की वैल्यू 1। और शून्यांकों का गुणनफल भी दे रखा है उसने, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये होता है c/a, तो 2/1 कर सकते हैं, 2 वैल्यू दे रखी है। और हम जानते हैं द्विघाती समीकरण जो होता है वो होता है आपका ax² + bx + c। तो यहाँ पे a तो हमारे को 1 है, सब जगह पे 1 ही आ रहा है। x² जो है आपका यहाँ पर जो है आपको x² तो x² रहेगा,
बी की वैल्यू क्या है, अभी देखिए बी की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पे देखा, ये बी क्या होता है, मैंने बताया आपको शून्यांकों का योग, और सी क्या होता है, शून्यांकों का गुणा। तो योग किसके बराबर है, -3, तो जो यहाँ पे माइनस माइनस था वो प्लस हो गया था, तो +3, और यहाँ पर आपका x×2 ये दे रखा है आपको 2, इनको रखा समीकरण में, तो समीकरण हमारी जो है ये बन जाएगी x² + 3x + 2 = 0। तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह इंग्लिश में भी मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आपको हिंदी में समझा दिया, ऐसे ही इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं इसको। इसके आगे जो क्वेश्चन है, असामी का जो है x बड़ा है और बराबर है 2 के, तो इसको बताना है आपको। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने लाइन लिख दी है कि कैसे कैसे क्या ग्राफ खींचा। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। x जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है ध्यान रखना है, x को बोल रहा है बड़ा है और बराबर है 2 से, तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2 बराबर जो है आपका ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपको x की जो वैल्यू है वो कितनी रखनी है, 2 के बराबर। तो यहाँ पर x इस 0 से 2 तक जाएंगे, यहाँ पर 2 पे चले गए। अब जो है कथन में ये सत्य नहीं है कि x जो है वो 2 से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो यस x तो बड़ा हो सकता है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, x बड़ा हो सकता है ना 2 से, तो 2 से बड़ा जा रहा है, तो इधर वाले लाइन को सेट कर देंगे, ठीक है। 2 पॉइंट पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे ही बस जितनी बड़ी आप मर्जी उतनी बड़ी खींच लो और इधर सेटिंग कर दो। पूरे रीजन को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको बनाना है, इसमें पैमाना ज़रूर लिखें। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो मान आपको याद होगा तो ही आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 45 का मान जो होता है 1/2 होता है कोस का, और आपका साइन का भी √1/√2 होता है। इन सभी को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर एक आ जाएगा। 16वां जो क्वेश्चन है, एक पहाड़ी पर ढलान क्षैतिज जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है और शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चढ़ना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको समझिए, यहाँ पे मैंने समझा रखा है। तो मान लीजिए हमने इस डायग्राम के हिसाब से मान लिया इस जो पहाड़ी की हाइट जो है वो h है, ठीक है, और वो जो है ढलान उसका वो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इस ढलान की जो हाइट दे रखी है वो 500 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब आ गया बात समझ में, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब आपको ये वाली चीज़ निकालनी है, ये 60 डिग्री है, तो साइन 60 क्या होता है, BC/AC। अभी मैंने बताया साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, h, ठीक है, और कर्ण क्या है 500, तो h/500, ठीक है। यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। इसके बाद में इसको पक्षांतरण कर देंगे, तो x की वैल्यू जो है उसको मतलब इधर से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है हम इसको निकालेंगे। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके सामने लिखा हुआ है 250/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। h निकालना था हमें। अब इसके आगे जो है अगर आप अंडर रूट की वैल्यू नहीं जानते हैं तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे जो आकृति दी गई है इसमें जो है बताया इसने कि जो ओ है ये वाली 5 सेंटीमीटर है, और ए बी जो है पूरी की पूरी रेखा ये 8 सेंटीमीटर है, और आपकी जो ओ डी है ये आपकी एक जीवा पे लंब है, ये जीवा है इस पे लंब है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। अब देखिए आपको ये पता है कि जो ये ए बी है ये किसके बराबर है, AC + CB के बराबर, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। और ये कितने के बराबर है, 8 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आप देखोगे। तो हम इसका ये आधा हिस्सा निकालेंगे, तो ये आधे में डिवाइड हो रहा है तो /2 कर देंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम याद है, क्योंकि हमारे यहाँ राइट एंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AO² = AC² + OC², ठीक है। ये वाला जो है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू भी है, आधार की वैल्यू है आपके पास है, तो आपका लंब निकल जाएगा, ठीक है। तो लंब निकाला हमने 3, आ गया समझ में। तो यहाँ तक कितना आ गया 3, और आपको ये पूरा पता है कि क्वेश्चन में गिवन है ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये टोटल दे रखी है 5, 5 माइनस 3 निकाल देंगे तो कितना बचा 2, तो CD कितना आएगा 2। तो यहाँ पर आपका जो देखिए CD = 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आंसर निकाल दिया है। इसके आगे चलते हैं।
18वां क्वेश्चन, एक 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच करके 2:3 में इसको बांटना है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर की रेखा है और उसको बांटना कितना है, 2:3 में। ये बहुत सरल विधि बताई है मैंने। तो टोटल कितने अनुपात में बांटना है, टोटल हो गया आपका 5:5 को 5 अनुपात में बांटना है 10 सेंटीमीटर लाइन को, यानी कि एक जो अनुपात है एक एक हिस्सा कितने का आएगा, 2 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है हमें कि अपने स्केल में या डिवाइडर में 2 सेंटीमीटर नाप के इस लाइन को काट देना है, 2-2 सेंटीमीटर पे काट देंगे, ठीक है। और लास्ट वाली जो पार्ट को है इससे मिला देंगे, ठीक है, 5वें पार्ट को, और पहले दूसरे पार्ट को 2, ये 2 और फिर ये वाला 5वें से। तो ये पूरी लाइन जो है ये 2 हो गया और ये 3 हिस्से में बट गई। यहाँ पे 1 2, देखिए 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा, और ये पहले वाली 1 हिस्सा और ये 2 हिस्सा। तो इस तरह से हमें करना है। मैंने इंग्लिश में यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, आप देख सकते हैं। इसके आगे जो 19वां क्वेश्चन है, इसमें बताया गया एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी लगाए ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर तक देखा जा सके। यानी कि जो है यहाँ पर आपका ये पोल पे सीसीटीवी लगा और ये जो है 13 मीटर दूर तक देख सकता है। पोल की लंबाई दे रखी है, ये चीज़ें दे रखी है, तो ये निकाल सकते हैं आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और इसको निकाल दिया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी में आपके जो है 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 और 4 बिंदु दे रखे हैं। इसको बताना है कि ये जो वर्ग के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो चलिए यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, पी क्यू निकालना है। तो पहले आपको क्यू का फर्स्ट पार्ट और फिर पी का फर्स्ट पार्ट का होल स्क्वायर, फिर आपको क्यू का सेकंड पार्ट और पी का सेकंड पार्ट का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो दोबारा दे देता हूँ। पी क्यू है तो देखिए पी और क्यू, ठीक है। अब पी क्यू है ना, तो क्यू का पहले लेंगे, हमेशा बाद वाले का पहले लिया जाता है। तो क्यू का फर्स्ट पार्ट यानी 3, तो देखिए 3 आ गया। और फिर इसके बाद में पी का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट ले लिया, और ये भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि आपका क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका अंडर रूट है, ऐसे होता है। तो ये फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग में बताया था, वही वाला। इसी तरह आप क्यू आर का निकालेंगे। तो क्यू आर में भी देखिए आर का पहले लेंगे, आर का 1 है, वो आर का 1 है, ठीक है। फिर क्यू का लेंगे, फिर आर का 2 लेंगे, फिर क्यू का लेंगे। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ले रखा है। तो सभी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, ये है। तो यानी कि वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, तो सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ये साइड ये साइड ये साइड बराबर होगी। लेकिन ये तो आपका रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस में भी तो साइडें बराबर होती हैं, है ना। तो रोम्बस के लिए तो आपका ये डायगोनल छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में आपके डायगोनल छोटे बड़े नहीं सेम होते हैं। तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यानी कि स्क्वायर निकालने के लिए डायग्राम के हिसाब से आपको क्या क्या निकालना है, तो आपको एस क्यू निकालना है और पी आर निकालना है। तो पी आर के लिए वही फॉर्मूला, पी के कोऑर्डिनेट ऊपर दिया हुआ है, उसमें से आर के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो पहले पी आर की बात हो रही है तो पहले R1 लिखेंगे, फिर P1 लिखेंगे, फिर R2 लिखेंगे, फिर P2 लिखेंगे और सोल्यूशन कर देंगे। इसी तरह से डायगोनल QS निकाल देंगे। तो इसमें पहले S1 लिखेंगे, फिर आपका Q1 लिखेंगे, फिर S2 लिखेंगे, फिर Q2 लिखेंगे। तो देखिए इसका भी 4 आ रहा है और इसका भी 4 आ रहा है, तो डायगोनल भी बराबर आ गए। यानी कि ये क्या है, आपका एक वो स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सिंस पी क्यू आर एस सब बराबर है और इसका डायगोनल भी यानी विकर्ण भी बराबर है, तो ये क्या है, स्क्वायर है। अथवा में सिद्ध करना है, दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। समान कोणिक मतलब क्या होता है, इक्विएंगुलर मतलब कि इसका ये कोण ये कोण ये कोण दूसरे वाले के ये कोण ये कोण ये के बराबर हो, ठीक है। ये हो गया समझ में। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सब कुछ, तो बस हमें लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ले लेते हैं, पहले लेंगे ए बी सी, बीच में लिखा है जो। तो इसी तरह पी क्यू आर, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह लिख देंगे और बाकी बचे हुए आगे पीछे लिख देंगे। तो जैसे ए पहले, अगर ए बीच में आया तो इससे हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो पहले फिर क्या आएगा, बी ए सी, ठीक है, या सॉरी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सी ए बी, तो पहले आ गया सी ए बी, फिर दूसरा आ जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी, फिर तीसरा क्या आ जाएगा सी ए बी, तो ये रहा सी ए बी। तो इस तरह से
आपको करना है, और इधर वाला भी इसी को बराबर कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको सब कुछ बराबर दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्विएंगुलर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमने लिख दिया, तो यहाँ पर एंगल्स बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से त्रिभुज ए बी सी आपका जो है सर्वांग सम है किसके, जो है पी क्यू आर के। 21वां क्वेश्चन की बात करें तो सिद्ध करना है आपको कि ये जो है आपकी समबाहु के शीर्ष हैं, तो वही डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी यूज़ करना है। पहले ए बी का निकालना, फिर बी सी का, फिर सी ए का। ठीक है, जब आप इसको निकालोगे तो सबकी वैल्यू लगभग लगभग सेम आनी चाहिए, तो ही ये समबाहु बनेगा। तो देखिए, एक ये वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पे भी सेम आ गई, यहाँ पे भी सेम आ गई, तो अतः दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इति सिद्धम। इसके आगे आ जाते हैं। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। तो यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल बड़ा वाला ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये बना दिए। अब हमें करना क्या है कि हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक ये लाइन ऐसी खींचनी है कि हमारा जो ए बी है ये वाला, ये पी डी के बराबर हो जाए, और ए सी जो है हमारा ये डी क्यू के बराबर हो जाए। अगर ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, तो ये और ये बराबर हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा भी बराबर हो जाएगा, और तीसरा बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको लिखना है तो डी पी अपॉन पी ई हो जाएगा, सही है। इसी तरह से डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो जाएगा। तो देखिए ए बी, तो ये ए बी अपॉन ये कितना हो गया आपका डी ई, सही है। पहला वाला जो अगर संगत भुजाएं समान है तो इसका मतलब क्या हो गया, यही होगा ना। फिर ए सी बराबर ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। ये रचना बाद में करनी है, पहले मैंने आपको बताया है, तो पहले ये हम लिख देंगे इसको, और इसके बाद में हम नीचे जो है सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। और उसके बाद में जैसा मैंने बताया, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, डी पी अपॉन पी ई जो मैंने अभी बताया था आपका, डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो जाएगा, और पी क्यू अपॉन ई एफ हो जाएगा। डायग्राम आपके सामने होता तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डायग्राम को लेके बैठा करें। यानी कि एंगल पी बराबर एंगल ई हो जाएगा, क्यू बराबर एफ हो जाएगा, और ए बराबर डी हो जाएगा, बी बराबर ई हो जाएगा, सी बराबर एफ हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो सारे एंगल बराबर हो गए तो ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त जो बना हुआ है इसकी आपको जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये पूरा सर्किल होता है तो ऐसे होता, मतलब ये ऐसे होता पूरा सर्किल। दोबारा बना देता हूँ, ये सर्किल जो है ये पूरा का पूरा ऐसे होता। अब इसमें ये हाफ है, सर्किल का आधा है, तो इसीलिए अर्धवृत्त हो गई। और अर्धवृत्त में ये जो चीज़ है यहाँ तक कितनी है, 7 है। ठीक है, और ये भी कितनी है, 7 ही है पूरी। ठीक है ना, ये अर्धवृत्त का है, ये दोनों तरफ 7 7 है। तो इसका आर कितना हो जाएगा छोटे वाले वृत्त का, 7 का आधा, क्योंकि पूरा आधा पूरा तो ये 7 है, तो आधा कितना हो जाएगा 3.5। और हमारे को पता है छोटे सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू निकाल ली थी, रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसके अथवा का जो पार्ट है, इसमें पूछा गया दी गई आकृति में ओ तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ओ पी इस पे लंब है, क्यू पे लंब है। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल है। आपको देखिए इसमें ए पी बराबर पी बी दे रखा है, यानी कि ये भी त्रिज्या है आपकी। ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं ए पी बराबर पी बी ये है, ये भी आपकी बराबर है, ये त्रिज्या बराबर है इन दोनों के आपस में। और आपका ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। इसमें सी क्यू बराबर है क्यू डी के, क्योंकि ये लंब है और लंब हमेशा आधे पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसको हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए ए पी बराबर पी बी लिख दिया, सी क्यू बराबर ये लिख दिया, और सबकी वैल्यू इसकी 8 दे रखी है तो इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 6 दे रखी है तो इसकी 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बोधायन प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। और जो जो वैल्यू है ओ ए की, वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है यानी कि रेडियस है, और 4 सेंटीमीटर अभी अभी हमने ए पी निकाला तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है ना, और 9 जब आ जाएगी तो इसका रूट निकाल देंगे, क्योंकि ओ पी स्क्वायर की वैल्यू आई है 9, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले त्रिभुज में निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब 4 आ जाएगी। और दोनों का जब हम देख रहे हैं कि आपकी लंबाई पूरी पूछी है,
तो लंबाई दोनों की मिला के जोड़ लेंगे तो पहला और दूसरा दोनों जोड़ने के बाद में कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। जब आप इसको देखेंगे पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करके तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये बाहर वाले पार्ट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से इस वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे को दिया क्या है। तो हमारे को दे रखी है एक साइड जो है ये वाली ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली चीज़ निकाल लेंगे। और ये देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे देखिए AC और BC दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ये 90 डिग्री का है तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। तो हमारे को AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है, ये वाला आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है ये वाली, ठीक है। अंडर रूट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो सभी की वैल्यू रख दी, तो डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू क्या है आपकी, डी देखिए अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, मैं आपको दिखा देता हूँ डी क्या है, डायामीटर है इसका। डी किसकी वैल्यू आ गई, ये डी है जो आपका AB, ये पूरा का पूरा डी है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या मिल गई तो आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इसका त्रिज्या निकाल लिया आधा करके, और इसका क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो ये आ गया। और हमें पता है त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 8, तो ये आ गई 24। तो इस 78 में से इस 24 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो रीज़न है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ये आकृति दी गई है, दी गई नहीं है हमने बनाई है कि दी गई है आकृति में DE समांतर है BC के, यानी कि DE पैरेलल है BC के। तो DX जो है आपका यहाँ पे देखिए AD जो है ये वाला ये x दे रखा है, और BD जो है ये x-2 दे रखा है, और आपका AE जो है ये वाला ये आपको दे रखा है x+2, और EC जो है आपको x-1 दे रखा है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया BPT थ्योरम से कि आपका जो है ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये, ठीक है। चलिए ये बराबर कर देते हैं। तो जैसे समान तो AD अपॉन BD बराबर होगा E अपॉन EC के BPT थ्योरम से। और AD की वैल्यू अभी ऊपर आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें दे रखी है x, और DB की दे रखी है x-2, AE की दे रखी है x+2, और EC की दे रखी है x-1। इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर देंगे समीकरण को तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है 5 सेंटीमीटर केंद्र से और P दूरी पर एक जो है स्पर्श रेखा खींच के बतानी है, और उसका कैलकुलेशन भी करना है कि वो कितनी बड़ी है। अच्छा तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ स्टेप्स लिख दिए हैं, स्टेप्स को ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 सेंटीमीटर का एक जो है डिवाइडर खोलना है और एक वृत्त बना देना है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर डिवाइड खोला और आपने एक जो है वृत्त बना दिया। इस डायग्राम को दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से ये देखिए 3 सेंटीमीटर का वो खोला डिवाइडर और ये एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, उसने बोला कि जो सेंटर O से एक P पॉइंट है जो 5 सेंटीमीटर दूर है। तो सेंटर O से मैंने क्या करा, यहाँ से लेकर के पहले से 3 तो खींचा हुआ था, 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए तो ये P पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब P पॉइंट से A पॉइंट एक रेखा मिल गई। इस रेखा को क्या करेंगे, इस लाइन को हम डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में, जो कि आपको पता ही होगा 9th में 8th में आपने सीखा है एक लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको सेंटर मिल जाएगा इसका। अब जब सेंटर मिल जाएगा तो इस सेंटर से फिर से एक सर्कल ये वाला बना देंगे। ये सर्कल आपके पहले वाले सर्कल को A पॉइंट पे काटेगा और एक जगह B पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सर्कल जो है आपको B पॉइंट पे काट रहा है, एक जगह A पॉइंट पे काट रहा है। अब P से A पॉइंट को मिला देंगे और P से फिर B पॉइंट को मिला देंगे, तो ये हो गई आपकी टेंजेंट। अब इसकी लंबाई निकालनी है आपको, इस टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, बताया था 1 मिनट। इस टेंजेंट की आपको लंबाई निकालनी है, ये वाले इस हिस्से की और इस हिस्से की जो है आपको लंबाई निकालनी है। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका ये राइट एंगल है, एक ये वाला राइट एंगल है और एक ये वाला राइट एंगल है। तो एक का किसी का भी निकाल लो तो दूसरे के बराबर है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर जो है आपका PA या PB जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सारी की सारी मैंने सोल्यूशन बना दी, आप इसको स्टॉप करके देख लेना।
इसके बाद में आपका सुमेलित करना है। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया है। जैसे बेलन का आयतन, फर्स्ट नंबर सीरियल का फर्स्ट आंसर जो है ये रहा, ठीक है। सेकंड नंबर वृत्त की परिधि यानी कि सेकंड का आंसर ये रहा 2πr। थर्ड घनाभ का विकर्ण जो कि थर्ड होता है, घनाभ का विकर्ण ये रहा। फोर्थ जो है आपका ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी अभी बताया था हमने, न्यूमेरिकल भी किया था फोर्थ नंबर का, नहीं फोर्थ नंबर का नहीं, वो तो हमने दूसरे वाले गोलीय पृष्ठ का किया था। तो चौथे नंबर का जो आंसर है 3πr² हो गया। फिफ्थ का घन का आयतन कितना होगा, तो पाँचवा नंबर ये रहा, a³ होता है। छठा नंबर क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 4πr², ठीक है। सेवन्थ क्या है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन देखेंगे तो ये 4 जो है आपका ये सॉरी सातवां L/B/H होता है। आठवां क्या है, वृत्तों द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्रफल यानी कि R2-R1, आठवां ये है। नौवां कौन सा है, गोले का आयतन, नौवां ये है, अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया था हमने। और 10वां क्या है, शायद आपका तीसरा या चौथा न्यूमेरिकल था। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 10वां, तो 10वें का आंसर ये रहा। तो इस तरह से मैंने नंबर डाल दिए हैं सॉल्यूशन के आगे, तो आप इनको मैच कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम का भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऊपर वाला टेबल नीचे सेम है, बस लैंग्वेज का चेंज है। 25वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो आपको मैं बता दूं, आपका जो पीडीएफ है उसको आपको खोलना है तो 2021 डाल दीजिए 2021, तो वो पासवर्ड आपका खुल जाएगा पीडीएफ। अब आगे बात करते हैं निम्नलिखित समीकरण का आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए समीकरण को आपको करना क्या होता है। जैसे पहली समीकरण दे रखी है तो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी जब y वाली समीकरण लेंगे तो उसमें y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसको हॉल किया, इसको मतलब पक्षांतरण या बोलते हैं क्या, साइड चेंज किया, तो x की वैल्यू आ गई 6 - 3y। अब हम y की जगह अगर 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, y की जगह 2 या 3 रखेंगे तो क्या है, तो हमें 2-3 वैल्यू निकालनी होती है। तो y अगर 1 रखा तो x 3 मिला, और y 2 रखा तो x 0 मिला। इस तरह से आपको निकालना है। y 3 भी रख सकते हैं आप, y 4 भी रख सकते हैं, y 5 भी रख सकते हैं, y 6 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी रख सकते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको जो है 1-2 बिंदुएँ मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने बताया आपको। यहाँ पर देखिए तो पहला हमारे को मिल जाएगा, एक मिलेगी वैल्यू 3,1, दूसरी मिलेगी 0,2, ठीक है। यानी कि x 0 तो y 2 और x 3 तो y 1। तो इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,1,0,2 अभी बताया मैंने जो, इसको हमें ग्राफ में लगा देना है। तो हमें यहाँ क्या करना है, इसको ग्राफ में जो है देखिए नीचे ग्राफ बना रखा है, इसमें वो सारे पॉइंट लगा देने हैं। जैसे कि आपका पहला ही पॉइंट देखते हैं, ए जो है आपका, ये देखिए ए जो है ये 3,1 दे रखा है। तो 3,1 कैसे दिखाना है ये बताता हूँ, तो आप सारा मिला लोगे। 3,1 कैसे मिलाना है, 3 यानी एक्स पे, तो एक्स पे देखिए 1 2 3, तो 3 ये आ गया, ठीक है, 3 वाली लाइन ये आ गई। अच्छा अब 3,1 तो वाई 1 दे रखा है, तो 1 ये रहा, 1 वाली लाइन ये आ गई, तो मैच किया तो पॉइंट ये मिल गया। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, लाइन हटा देंगे, लाइन तो मैंने केवल ऐसे ही बताया आपको मिलाने के लिए। तो इस तरह से पॉइंट आ गया। अगर फिर हम देखें तो दूसरी वैल्यू जो है बी की, तो बी की आई थी 0 और 2, तो बी तो 0 तो एक्स का यहीं है, ठीक है, और 2 वाई का है, तो 2 वाई का कहाँ है, ऊपर, तो यहाँ पे आ गया, दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच दी ऐसे करके। इसी तरह से दूसरा वाला समीकरण सॉल्व करेंगे, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा। दूसरी वाली समीकरण में भी आपको क्या करना है, ये दे रखा है, इसमें y निकालनी है, तो हम इसका जो है साइड चेंज कर देंगे, y की वैल्यू ये आएगी। अब हमें क्या करना है, y बराबर, आप x बराबर क्या रखें, x बराबर 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू -4 हुई, x बराबर 3 रखने पर y मिला हमें -2। आपकी मर्जी है, कुछ भी रखें, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। और वैल्यू बना करके इस तरह से चार्ट बना लेंगे, और फिर चार्ट बनाने के बाद जो है आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो इस तरह का आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका मैंने सॉल्यूशन जो किया है उसको पूरा लिख दिया है। आप उसको इंग्लिश हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं, केवल आपको करने का तरीका आना चाहिए। स्टेप्स मैथ में काउंट होते हैं सही, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज ज़्यादा काउंट नहीं होती है। अथवा में है निम्नलिखित समीकरण योग का आलोक, फिर से वही चीज़ है, तो वैसे ही करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है,
आपको अलग अलग दोनों को देखिए मैंने निकाल रखी है। आप पहले यहाँ देख लो, इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ देख लो इसको, ठीक है। इसके आगे की जो वैल्यू आप चाहें तो कॉपी में उतार लेना, और उसके बाद में यहाँ पे है इसकी वैल्यू, और इसका जो समीकरण बनेगा वैसा का वैसा ही बनेगा, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। तो इस तरह का बनेगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके आगे इसका जो ग्राफ बनाया गया कैसे बनाया है ये सारा लिख दिया मैंने। अब आगे है एक टेलीविज़न जो है सेट के निर्माता हैं। 600 टीवी तीसरे वर्ष में बनती है और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनती है। तारे A1 A3 दे रखा है आपको और A7 दे रखा है। तो प्रश्न के अनुसार A3 क्या होता है, जैसे कि A होता है, फिर A2 क्या होता है, A2 होता है आपका A+D, ठीक है। A3 क्या होता है, A3 होता है आपका 2A+D। अब ये कैसे होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज़। देखिए जो भी टर्म पूछे कभी भी, यानी कि A3 निकालना है तो A प्लस उससे 3 की बात हो रही तो 2 हो जाएगा। अगर 6 की बात होती 7 की बात हो रही तो 6 हो जाएगा। D की जगह कम हो जाएगी 1 बस। तो प्रश्न के अनुसार आपको दे रखा है कि जो है A3 यानी कि तीसरे साल में 600 हुआ और 7वें साल में 700 प्रोडक्शन हुआ। दो समीकरण बन गई। अब दोनों में से आपको घटा देना है। तो दो आपका पहला समीकरण है A+6D इक्वल्स टू 700, ठीक है। और दूसरा है A+2D इक्वल्स टू 600। माइनस करेंगे तो A से A कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4D और इधर बचेगा 100। तो 4D बराबर 100 और D बराबर 100/4। तो D बराबर 100/4 25 इसका आंसर आ जाएगा आपकी D की वैल्यू। और D की वैल्यू को आप चाहें तो इस D की वैल्यू को 25 को, ये D की वैल्यू को चाहें तो इस समीकरण में रखें, चाहे आप दूसरा वाला समीकरण जो यहाँ पे रखें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो कहीं भी रख देंगे और समीकरण रखने के बाद में आपका मान आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में उसने पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा, तो 810 पूछा है। तो 810 क्या होता है, A+9D बताया मैंने। जिसने 10 पूछे तो 9 हो जाएगा, 7 पूछे तो 6 हो जाएगा, 5 पूछे तो 4 हो जाएगा, कम हो जाता है D। आपके पास सब कुछ है, आपके पास A है ही और D आपने निकाल ही लिया था। A 10वां निकालना है तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आगे आ जाइए। 100 मीटर चौड़ी नदी पे एक टापू है और उसके जो दोनों ओर में PQ बिंदु है, और जो PQ बिंदु है वो P बनाता है 30 डिग्री और Q बनाता है 45 डिग्री। ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये एक नदी की चौड़ाई है, इसके छोर पे एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है, और जो A पॉइंट है वहाँ से एक जगह Q 45 बनाता है और P जो है 30 बनाता है, ठीक है। और ये वाली हाइट हमने H मान ली। बस हमारे पास ये भी ट्राइंगल है राइट एंगल, ये भी ट्राइंगल राइट एंगल है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को सॉल्व कर देंगे तो एक बार 10 30 निकाल देंगे। अभी मैंने बताया था 10 क्या होता है, लाल बटे कक्का है L/A, लंब बटे आधार, यानी कि लंब क्या होता है आपका हाइपोटेनस, आधार क्या होता है बेस H/B। अब इसमें आप पूरे देखना चाहो तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे अलग से कर देता हूँ। L/A इक्वल्स टू P/ लंब बटे आधार और P/B लिख देता हूँ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो अगर 10 30 की बात करें तो देखिए लंब OA, लंब कौन सा है OA, ये वाला लंब है OA आ गया। और आधार क्या है OP, तो OP ये वाला। एक ट्रायंगल जब 30 वाला ले रहे हैं तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और जब 45 वाला लेंगे तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ से हम दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 45 की वैल्यू होती है 1। अब दोनों समीकरण ये आ गई। तो हम दोनों समीकरण को यानी कि जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है PQ आ जाती है, क्योंकि हमारे को ये वाली वैल्यू मिल गई और ये वाली वैल्यू मिल गई, और इन दोनों का टोटल कितना है 100। तो इस 100 के बराबर कर देंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया और एक ये आ गया। इन दोनों का टोटल जो है वो किसके बराबर है 100 के। तो 100 बराबर ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब पूरे को सॉल्व कर देंगे तो H की वैल्यू जो है फाइनली आ जाएगी 36.6 मीटर। इसके आगे बात करते हैं 12 घंटा पद विचलन विधि। तो आपको क्या करना है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल जो है आपको लिख देनी है।
ठीक है। फिर पद विचलन विधि में क्या होता है, इनका मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से, इन दोनों को जोड़ के 2 से, तो ये सारे आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 7, 10, 15, 8 और 10, इनका जोड़ कर लेंगे टोटल। इसके बाद में आपको यू आई निकालनी है। यू आई क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। एक्स क्या है आपका, एक्स तो ये है, ठीक है, क्लियर हुआ। और आपका ए क्या हो जाएगा, ए आपका जो ये है यहाँ पर ये वाला 25, क्यों होगा, क्योंकि वो बीच में है आपके, ये जो 25 है ना ये ए है आपका, ये 25 है, ये ए है। तो अपॉन एच, हाइट कितनी है कॉलम की, तो हाइट आपकी कितनी है, हाइट आपकी, एक मिनट, हाइट है आपकी 10, सही है। इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, हाइट 10 है आपकी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, जो है x की वैल्यू पहले लेनी है 5, ठीक है। फिर लेनी है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकलेंगी। फिर आपको FI/UI निकाल देनी है, ठीक है। इन सभी को निकालने के बाद जो लास्ट फॉर्मूला है आपका ये रहा, पद विचलन विधि का समांतर माध्य का, वो ये है A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन FI इंटू एच। FI/UI आपने देखा ही है, सिग्मा FI/UI कितनी आई है, इन FI/UI, ये FI/UI ये सारी, इनको जोड़ा घटाया तो ये 4 आया, ये आपका FI है, इनको जोड़ा घटाया तो 50 आया, ठीक है। सबकी वैल्यू है, और A की वैल्यू 25 है, हाइट हमारी 10 है, अभी अभी हमने निकाला था, बताया था कि जो यहाँ पर हम इसको सभी को रख देंगे सारी वैल्यूज़ को, तो आंसर निकालेंगे 25.8 आ जाएगी। तो अभी समांतर माध्य जो 25.8 हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में 4 समांतर श्रेणी में हैं और उनका योगफल है। जो 4 समांतर श्रेणी में है तो आपका पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है a+d, तीसरा होता है a+2d, चौथा होता है a+3d, ठीक है। ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद में बोला इसने कि जो पहली संख्या है यानी कि जो ए है वो आपकी अंतिम संख्या जो है उससे कितनी, इससे आपकी अंतिम संख्या से 4 गुनी है, तो इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि जो ए है वो 4 गुनी है लास्ट वाली संख्या से, ये लास्ट पद है, ठीक है, और ये प्रथम पद है। तो इन संख्याओं का हमने समीकरण बनाया, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी इसको सॉल्व करने से। अब दोनों समीकरण जो हैं ये आपके क्या हैं, मान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे d बराबर a आ गया, तो यहाँ पे d की जगह a रख सकते हैं फर्स्ट समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर हम d के बराबर a रख देंगे और ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड समीकरण में d की वैल्यू रख देंगे तो नंबर आ जाएंगे सारे। यहाँ पर अब हमारे पास देखिए, हमारे पास a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, तो इन सभी जगह AD रखेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी आ जाएगा, ये और ये सब आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसको दिखा देता हूँ, नीचे इसका सोल्यूशन जो है ये आपके सामने इसको सॉल्व करके रखा है। तो ये सारे पद आ गए 5, 10, 15, 20। इसके आगे क्वेश्चन सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध करना तो बहुत आसान है, तो देखिए कैसे करना है। आपको इस वाली समीकरण का LCM ले लेना, ये LCM ले लिया, ठीक है। LCM लेने के बाद में ऊपर वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा, इसके बाद में LCM लेने के बाद में जब आप देखेंगे तो ये आपका इसको, ये a+b का होल स्क्वायर है ऊपर वाला, तो उसको a+b का होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये दिखा देता हूँ, जो आपका ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इन दोनों का योग कितना होता है, बीच में प्लस का साइन है ना, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 पहले से था और इन दोनों को मिला के 1 हो गया, 1 + 1 और बचा क्या 2 cos थीटा, ये रहा अपॉन में, नीचे तो वो LCM है ही। अब आगे चलते हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा, और ये आपका ऑलरेडी है ही। क्लियर हुआ अभी तक, चलिए आगे बढ़ता हूँ अभी। अब आगे क्या करना है आपको, देखिए ये वाली चीज़ जो अभी मैंने बताई इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + cos थीटा बचेगा ऊपर, और नीचे cos थीटा ऑलरेडी है, तो cos थीटा से cos थीटा वाला कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/sin, ठीक है। और 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये 1/sin यानी कि 2 कोसेक थीटा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको जो टेबल बनानी है FI निकालनी है और आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकाल लेना है। तो देखिए ये आपका जो है टेबल बना लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में ये इसका जो है FI
6, 20, 44, 26, 3 और 1 जो दिए हुए हैं इसका सम कर लिया। इसके बाद में जो है इसका जो है हमें निकालना है CF। ठीक है, तो CF निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी जो संख्या है इसका CF निकाल लेंगे। CF कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। क्यों आएगा 26? क्योंकि जो आपका F 44 है, ठीक है ना, F 44 है, यानी कि ये क्यों है 44 चलिए बताता हूँ। पहले तो आपको N निकाल लिया आपने, ये N निकाल लिया, 1 मिनट, ये N निकाल लिया तो N/2 करोगे तो ये 50 आ जाएगा। 50 कहाँ पे आपका बिलोंग कर रहा है? तो 50 40 और 55 के बीच में कर रहा है, तो 40 और 55 के सामने वाला जो है वो आ गया F। ठीक है, और सामने इससे जस्ट ऊपर वाला होता है CF। ठीक है, तो 26 आ गया। तो यहाँ पे हमने मेंशन इसीलिए कर रखा है। अब इन सभी को हमें फॉर्मूले में रख देना है और कुछ नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल कितना है? 40 से 55। तो इसका जो है L लेंथ कितनी है? 40 है, ठीक है ना, लोएस्ट टर्म। और फ्रीक्वेंसी अभी हमने F निकाला था 44, C निकाला 26। हाइट कितनी है कॉलम की? तो यहाँ से 10, 40 से 55 के बीच में कितना गैप है? 15। इन सभी को फॉर्मूला में रखेंगे और इसकी वैल्यू जो है 48.18 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 28वां। समांतर श्रेणी में आपको पद निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम पद आपका A दिया हुआ है, डिफरेंस जो है हम निकाल लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। और nवां पद अंतिम पद होता है, आपको पता है। तो an कितना है? ये दे रखा है 339। तो an बराबर होता है a प्लस n1 माइनस इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला an हमारे को दे रखा है, a हमने पता ही है पहला पद, n हमें निकालना है, छोड़ दिया, और d अभी अभी हमने निकाला था, ये रहा। इन सब को फॉर्मूले में पुट किया तो 6n बराबर 630 आ गया, और n की वैल्यू निकाली जो 105 आई। तो अतः समांतर श्रेणी में 105 पद हैं। अब इसने एक और क्वेश्चन इसी में पूछा था। इसमें पूछा है कि 8वां पद ज्ञात कीजिए अंत से। तो अंत से जो पद ज्ञात करने का सूत्र होता है Tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn जो है अंतिम पद है आपका। ठीक है, समझ में आया? Tn क्या है? अंतिम पद आपका। तो ये है 639 जो दे रखा है आपको, An या Tn बोले। और n अभी अभी हमने निकाला था, नीचे यहाँ पर आपको दिखाया था मैंने। n जो है सॉरी, n आपको निकाला नहीं था, n आपको पूछा गया है, n आपको दिया गया ऑलरेडी क्वेश्चन में ही। n देखिए मैं दिखा देता हूँ, n जो है 8 है। ठीक है, तो n 8 की जगह n की जगह 8 रख दिया, और d आपके पास 12 है। इन सभी को हमने जब सॉल्व किया तो 543 आया। तो अंत से जो 8वां पद है वो 543 जो है आएगा। अंत से 8वां पद 543 आएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। इसके आगे आपको बताना है, फाइंड करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दी मैंने। sin 30 की 1/2 होती है, tan 45 की 1 होती है, कोसेक 60 की 2/√3 होती है, और sec 30 की आपकी जो है 2/√3 होती है, और cos 60 की आपकी 1/2 होती है, और cot 45 की 1 होती है। इन सब को सॉल्व किया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो लास्ट वैल्यू आएगी इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी के आगे फिर से आपका माध्यम अधिका वाला है, तो इसमें भी आपको वही करना है, सेम fx जो है आपको निकाल देनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये x दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11, 13, और f दे रखा है 6, 8, 15, p 8 और 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18, 40, 105, ये 9p 88, 52, इसका सबमिशन, इसका टोटल कर देना है, इस लाइन का, और इसका भी टोटल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक टोटल आ गया, बस फॉर्मूले में डाल देना है इसको। तो एक्स बार क्या होता है? fx अपॉन एक्स। तो fx कितना है? ये रहा, और f कितना है? ये रहा। तो fx अपॉन f। तो इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई या जो भी आपको इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी 3। तो वैल्यू ऑफ p इज़ 3। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा सोल्यूशन आपको मिल गया इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के साथ में, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कभी ना भूलें, ताकि आप दूसरों की मदद करें। और 90% से अबव लाना है तो टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देख लेना कि वो कैसे लिखते हैं, क्या उनकी राइटिंग की थिंकिंग होती है या वे होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल पे।